अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं इम्तियाज़ हुसैन, 9th क्लास फिज़िक्स सेकंड चैप्टर। पिछले लेक्चर में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। अब हम उससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं, तो यहाँ पर है स्पीड, वेलोसिटी और आगे चल के हम एक्सेलरेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको स्पीड बता दूँ कि स्पीड क्या चीज़ है। डियर स्टूडेंट्स, स्पीड की सिर्फ एक डेफिनेशन नहीं हो सकती। आप इसको समझ जाएं, आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, तो आप इसकी और भी डेफिनेशंस बना सकते हैं। जैसा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यानी कि जो वो फासला एक जिस्म तय करता है किसी ख़ास वक्त में, तो उसे हम स्पीड कहते हैं। इसके साथ साथ स्पीड की दो और भी डेफिनेशंस हैं, वो कुछ इस तरह से है। कंपैरिजन बिटवीन स्लो एंड फास्ट बॉडीज इज कॉल्ड स्पीड। यानी कि आहिस्ता चलने वाली और तेज़ चलने वाली बॉडीज के दरमियान में जब कंपेयर किया जाए तो उसे भी स्पीड ही कहते हैं। इसके बाद एक और है डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कि एक बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट कह लें या बॉडी कह लें कि एक बॉडी ने डिस्टेंस तय किया है बिटवीन 2 पॉइंट्स इन यूनिट टाइम। 2 पॉइंट्स के दरमियान में जारी बात है, जब एक बॉडी मुफासला तय करेगी तो कहीं से स्टार्ट होगी कहीं जाके रुकेगी, तो वो उसकी 2 पॉइंट्स हो गई। अब उसमें भी उसे टाइम लगेगा, ए पॉइंट से निकली है बी पॉइंट तक पहुंचेगी तो पहुंचते हुए उसे टाइम लगेगा। तो इसका यही मतलब निकलता है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। तो अब स्पीड की थोड़ी सी इक्वेशन बन जाती है, जैसे कि बुक की डेफिनेशन के मुताबिक डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो हम यही कहेंगे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ इसको डिवाइड करेंगे टाइम टेकन के साथ, जो हमें टाइम लगा। आइए इसको आगे से चल के देखते हैं कैसे होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इक्वेशंस भी बना ली है। एवरेज स्पीड कैन बी कैलकुलेट, आप एवरेज स्पीड को भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। अब इसको हमने एज ए इक्वेशन फॉर्म में लिखा है। स्पीड को हमने v से ज़ाहिर किया, क्योंकि फिजिक्स में v से ही ज़ाहिर किया जाता है, बुक में भी लिखा हुआ है। इज इक्वल टू एस अपॉन टी, एस से डिस्टेंस को ज़ाहिर किया जाता है और टी से जो टोटल टाइम निकला। तो इसकी इक्वेशन क्या बन गई? v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आपको कोई न्यूमेरिकल वगैरह मिल जाए कि स्पीड मालूम करो, तो आप क्या करोगे? सिर्फ v इज इक्वल टू एस अपॉन टी इक्वेशन रख ली। अब v इज इक्वल टू एस, यानी कि जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो आपको दिया जाएगा न्यूमेरिकल के अंदर। 1 किलोमीटर, 2, 3, 4, 5, 6। फॉर एग्जाम्पल 6 है तो आप एस की जगह 6 रख दोगे। उसे टाइम कितना लगा? फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट लगे, तो टी की जगह आप 2 रख देंगे। 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आपकी स्पीड क्या हो गई? 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसका यूनिट क्या हो जाएगा फिर? मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर, और टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। तो जो इक्वेशन बनती है, इक्वेशन के हिसाब से ही हम उसका यूनिट निकालते हैं। तो स्पीड का यूनिट यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? चलिए मैं आपको यहीं पर करके दिखाता हूँ। v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। अब एस यानी कि डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का मीटर, और टाइम है तो टाइम का क्या हो जाएगा? सेकंड। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड, या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? यूनिफॉर्म लफ्ज़ की मीनिंग है यकसा, मतलब एक जैसी, जो बराबर रहे, एक जैसी। मतलब फॉर एग्जाम्पल 5 स्टूडेंट हैं, सबको बराबर में खर्ची दी जाए तो कैसे देंगे? 10 रुपये एक को दिए तो दूसरे को भी 10, तीसरे को भी 10, चौथे को भी 10, पाँचवें को भी 10, यानी कि सबको हमने एक जैसी दे दी। तो यहाँ पर भी यूनिफॉर्म स्पीड होती है, यानी कि एक जैसी स्पीड। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि एक बॉडी जो इक्वल डिस्टेंस, यानी कि बराबर मुफासला तय करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि हर एक मुफासले तय करने में उसे टाइम भी एक जैसा लगे। नीचे जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, मैंने एक रास्ता लिखा है, एक रास्ता बनाया है और उसको 5 से 6 हिस्सों में डिवाइड किया, यानी कि ए से लेकर बी तक, फिर बी से सी तक, फिर सी से डी, फिर डी से ई, फिर ई से एफ तक। ठीक है।
अब ए से बी तक एक हिस्सा हो गया, बी से सी 2, फिर डी तक 3, फिर ई तक 4, फिर एफ तक 5 हिस्से इस रास्ते टोटल के हो गए। अब ए यानी कि वहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे 0 मीटर है, बी तक पहुँचा तो 5 मीटर तय कर लिए, सी तक 10 मीटर, डी तक 15, ई तक 20 और एफ तक 25 मीटर, यानी कि पूरे मुफासले को मैंने 5-5 मीटर में डिवाइड किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि मैंने ऊपर इनमें टाइम भी दिया है कि ए पॉइंट पर 0 सेकेंड है, बी पॉइंट पर 5, सी पर 10, डी पर 15, ई पर 20 और एफ पर 25, यानी कि हर एक इंटरवल में भी मैंने 5 सेकंड का डिफरेंस रखा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए पॉइंट से बी तक बॉडी को पहुंचने में जो टाइम लगा वही टाइम बी पॉइंट से सी पॉइंट तक पहुंचने में लगा, यानी कि ए पर 0 सेकंड, अब बी पर पहुंची तो 5 सेकंड लगे, फिर बी से सी पर पहुंची तो 10 सेकंड, यानी कि 5 पहले फिर भी 5 लगे बाद में, और फिर सी से डी तक पहुँचे तो फिर और 5 लगे, यानी कि 15 हो गए, फिर डी से ई तक फिर और 5 सेकंड लगे, फिर 20 सेकंड हो गए, फिर एफ तक 25 सेकंड, यानी कि सारे मुफासले जो हैं वो 5-5 मीटर में डिवाइड किए हुए हैं और उनमें टाइम भी क्या लगा 5-5 सेकंड का। तो हम कह सकते हैं कि हर एक पार्ट में, हर एक हिस्से में इस डिस्टेंस के टाइम जो लगा है वो एक जैसा ही लगा है। तो इस जैसे मतलब इस तरह के स्पीड को हम क्या कह सकते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, वेलोसिटी भी है और एक्सेलरेशन भी। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग आए टाइम के हिसाब से, टाइम के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट चेंज होता रहे तो उसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। या फिर कवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम, बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया एक यूनिट टाइम में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आपके बुक में भी यही लिखा हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब इसके बाद वेलोसिटी की जो इक्वेशन बनती है वो किस तरह से, जैसे हमने स्पीड की बनाई थी वैसे ही वेलोसिटी की भी बनाएंगे। वेलोसिटी की क्या लिखी हुई है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, यानी कि वेलोसिटी बराबर होती है किस चीज़ के, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फिर हम लिखेंगे इसकी इक्वेशन बनाएंगे और अपॉन में जो टाइम टेकन है उसे कितना बॉडी को टाइम लगा। अब इसको इक्वेशन फॉर्म में तब्दील करते हैं तो वेलोसिटी को वी, कैपिटल वी अगर आप लिख रहे हैं तो उसके ऊपर एरो देंगे, या फिर स्मॉल वी से इसको ज़ाहिर किया जाता है। एरो जो है वो वेक्टर क्वांटिटी को ज़ाहिर करता है और जैसा कि आपको मालूम है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए हम एरो देते हैं। और स्मॉल वी से यही वेलोसिटी ज़ाहिर की जाती है, कैपिटल वी से ज़ाहिर नहीं की जाती। अगर हम लिखना भी चाहें तो इसलिए हम उसके ऊपर एरो देते हैं। और यहाँ पे लिखा है v इज इक्वल टू डेल्टा डी अपॉन टी। अब जैसा कि इसके ऊपर वाले हिस्से में आप देख सकते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, जैसे हम पिछले मरतबा पढ़ के आए थे पीछे, डेल्टा जो है वो चेंज को ज़ाहिर करती है, डी से डिस्प्लेसमेंट और अपॉन में टाइम टेकन है तो टाइम को हम टी से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, अब नीचे मैंने इसको ज़ाहिर भी किया हुआ है कि डेल्टा से चेंज, डी से डिस्प्लेसमेंट और टी से टाइम टेकन, ये तो इसकी इक्वेशन हो गई। अब जैसे यूनिफॉर्म स्पीड थी हमारे पास वैसे ही हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी है, यानी कि सेम वही तरीका है, बस थोड़ी सी चेंजिंग है कि पहले स्पीड थी अब वेलोसिटी होगी। जैसे पहले मैंने मुफासले को हिस्सों में डिवाइड किया था वैसे ही अब दूसरी मरतबा भी आप इसको हिस्सों में डिवाइड करेंगे, यानी कि हर इंटरवल के दरमियान में टाइम जो हो वो यकसा हो और जो डिस्प्लेसमेंट हो वो भी एक जैसा ही हो, लेकिन एक डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए यहाँ पर एक डायरेक्शन लाजिम होगा। वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड, सेम स्पीड वाला। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब वेलोसिटी के बाद है हमारे पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या चीज़ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब पहले डिस्प्लेसमेंट में रेट ऑफ चेंज ऑफ पढ़ा था तो एक वेलोसिटी बनी थी, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पढ़ेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन बन जाएगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन हमारी बन जाती है, यानी कि वेलोसिटी में चेंजिंग आए एक मखसूस टाइम के अंदर तो हम उसे क्या कहते हैं,
एक्सेलरेशन कहते हैं। अब एक्सेलरेशन की इक्वेशन सेम उसी तरह से, एक्सेलरेशन जो होगी वो क्या होगी, इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में जो चेंज आई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है तो अपान में टाइम टेकन। अब इस इक्वेशन को हम बनाएंगे तो कैसे बन जाएगी, ए इज इक्वल टू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या चीज़ है, चेंज डेल्टा से और वी से वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी हो गई, और अपान में हमने टाइम की जगह क्या दे दिया, टी, क्योंकि टाइम को हम टी से ही जाहिर करते हैं। अब चेंज इन वेलोसिटी आ रही है तो हम इस चेंज को कुछ एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो कौन सी है, जैसा कि आप देख सकते हैं, देयरफॉर डेल्टा वी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अब ये वी एफ माइनस वी आई कहाँ से आ गया और कैसे हमने दे दिया, वी एफ से हम फाइनल को और आई से हम इनिशियल को ज़ाहिर करते हैं, यानी कि फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी कट करेंगे तो हमें तब्दीली यानी कि चेंज मिलेगा। अब इस तरह इसका मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ कि आपको खर्ची मिली है 100 रुपये। अब वो आपकी क्या होगी, टोटल रकम यानी कि फ़ाइनल रकम वो ही है आपके पास, इससे ज़्यादा नहीं है, इससे कम नहीं है, ठीक है, ये आपकी फ़ाइनल रकम है, यानी कि वी एफ आपके पास हो गई। अब इसे आप क्या करेंगे, कुछ खर्च करेंगे, 40 रुपये आपने खर्च कर लिया, ठीक है। तो अब आपके पास चेंज जो बचेगी वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, वो जो रकम आपके पास टोटल थी वी एफ यानी कि जो आपकी टोटल खर्च थी 100 माइनस जो आपने खर्च किया वी आई 40, उसकी जगह रख देंगे, यानी कि 100 माइनस 40, तो आपके पास चेंज क्या बचेगी, 60 रुपीज़ बचेगी। तो इस तरह से हम चेंज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, चेंज फाइंड आउट करने का यही फार्मूला है। तो इसकी जगह अब हम डेल्टा वी की जगह ये चीज़ रख दें वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। तो जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी लिखा हुआ है, तो अब डेल्टा वी की जगह हम वी एफ माइनस वी आई रखते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, जो पड़ी थी वही हमने सेम रख दी। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है किस चीज़ की, एक्सल रिएक्शन की। एक्सल रिएक्शन भी डिस्प्लेसमेंट में और वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी की उसी में चेंजिंग आ रही है, तो ये भी एक्सल रिएक्शन भी क्या चीज़ हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी ही हो जाएगी, लेकिन इसका यूनिट जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्सल रिएक्शन का जो यूनिट बन जाता है वो बन जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब सेकंड पर स्क्वायर आ जाएगा, या फिर आप इसको मीटर सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सेम उसी तरह से, यानी कि क्या चीज़ हो यहाँ पे, एक्सेलरेशन जो है वो बरकरार रहे, लगातार चलती रहे, डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट, मतलब एक मुफासला है, जैसे हमने वेलोसिटी में और स्पीड में मुफासले, टोटल मुफासले को डिवाइड किया हुआ था हिस्सों में, उसी तरह से आप यहीं पर भी करेंगे। तो उसका यहाँ पर एक्सेलरेशन में क्या फार्मूला बन जाता है, डेल्टा वी वेलोसिटी में जो चेंज थी, और डेल्टा टी जो टाइम में चेंजिंग आएगी। जैसे हमने डेल्टा वी को किया था वी एफ माइनस वी आई, तो डेल्टा टी को भी हम उसी तरह से करेंगे, जो टोटल टाइम होगा उसमें से इनिशियल कट कर देंगे, यानी कि टी टू जो आखिरी होगा, या फिर टी एफ भी आप लिख सकते हैं, माइनस टी आई यानी कि जो टी इनिशियल है, या फिर टी वन, टी टू माइनस टी वन भी आप लिख सकते हैं, टी एफ माइनस टी आई भी आप लिख सकते हैं। तो इससे हमें क्या चीज़ मिल जाएगी, यूनिफॉर्म एक्सल रिएक्शन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आगे चलते हैं जो आपका अगला टॉपिक है। आगे जाने से पहले थोड़ा आप यहाँ पर अपनी बुक में भी देख सकते हैं कि ये यहाँ पर भी आपको इसी तरह की कुछ इक्वेशंस मिल जाती है। मैं आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की भी दिखा दूँ, जैसा कि आप डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही मैंने आपको दिखाई थी बिल्कुल वैसी यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन मैंने 1 की जगह आई दे दी थी, कोई नहीं, आप 1 लिख लें। और नीचे आप देख सकते हैं इनको बताया गया है कि टी आई क्या है, टी एफ क्या है, और वी आई वी एफ क्या है, आप इनको भी देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है कुछ क्वांटिटीज़ के बारे में, यानी कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मैंने पीछे आपके साथ जिक्र किया था, स्पीड एक्सल जो है वो हमारे पास स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। आप समझ रहे होंगे कि ये स्केलर और वेक्टर क्या चीज़ है, लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको वेक्टर में बता दिया था, वेलोसिटी में वेक्टर का बता दिया था, लेकिन फिर भी ये टॉपिक आ गया है तो हम इनको थोड़ा सा और मैं आपको समझा दूँ। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है, आर फिजिकल क्वांटिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, यानी कि सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ को 2 हिस्सों में, 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। अब ये 2 हिस्से जो हैं वो स्केलर और वेक्टर होता है। स्केलर क्या चीज़ें होती है,
स्केलर ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें सिर्फ मिकदार मैग्नीट्यूड बताया जाए किसी खास यूनिट के साथ, ठीक है। उनमें कोई डायरेक्शन ना दी जाए, कोई तरफ ना दिया जाए। फॉर एग्जांपल जैसे आप किसी शॉप पर जाते हो कोई चीनी लेने, कोई मांस वाली चीज़ लेने, यानी कि चाय पत्ती वगैरह लेने, कुछ भी आप लेने जाते हैं तो आप वहाँ पर क्या बोलते हैं कि मुझे 1 किलो चीनी चाहिए, 2 किलो चीनी चाहिए। क्या आप वहाँ पर कोई डायरेक्शन देते हैं कि मुझे 1 किलो चीनी शुमाल की तरफ चाहिए, मुझे 1 किलो चीनी मगरिब की तरफ चाहिए, ऐसे कोई डायरेक्शन देते हैं? क्योंकि वहाँ पर डायरेक्शन की ज़रूरत ही नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्शन नहीं देते। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनमें हमें डायरेक्शन की ज़रूरत ना हो लेकिन सिर्फ हमें उनका मैग्नीट्यूड और एक यूनिट की ज़रूरत हो, ख़ास यूनिट। जैसा कि आप क्या बोलते हैं 1 किलो, केजी जो है वो आपने उसका यूनिट दे दिया, एक जो है वो उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो आपने उस यूनिट के साथ मैग्नीट्यूड बता दिया। वेक्टर क्वांटिटीज़ में आपको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, यूनिट तो होता ही होता है, ठीक है। यानी कि वेक्टर वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें आपको डायरेक्ट मैग्नीट्यूड मिकदार के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत हो। जैसा कि आप यहाँ से लेकर कराची तक जाते हैं तो आपको रास्ता भूल जाते हैं, आपको रास्ते का नहीं पता, या आप गूगल मैप से सर्च करते हैं तो वो आपको डायरेक्शन देता है और आपको मैग्नीट्यूड यानी कि ये भी बता रहा होता है कि कितने किलोमीटर दूर है। अब कितने 20, 25, 26, 27, 100, 150, 200 जो भी है ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। आगे किलोमीटर लिखा हुआ है ये उसका यूनिट हो गया, ठीक है। और आपको डायरेक्शन रास्ता बताएगा कि आपने इस रास्ते से जाना है, तो वो आपका क्या हो गया, डायरेक्शन भी हो गया, मैग्नीट्यूड भी हो गया और यूनिट भी हो गया। ये तीनों चीज़ें आ गई तो आपका वेक्टर क्वांटिटी बन गई। अब स्केलर क्वांटिटीज़ में जो है वो कुछ मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे स्पीड है, स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होती। टेम्परेचर है, आज का हैदराबाद का टेम्परेचर क्या है, 37 है, 36 है, 35 है, ये किसी डायरेक्शन में है कि शुमाल की तरफ हैदराबाद में 37 टेम्परेचर है, नॉर्थ की तरफ हैदराबाद में 38 टेम्परेचर है, ऐसे कोई डायरेक्शन होता है टेम्परेचर का? नहीं। वज़न है, वज़न में भी कोई नहीं होता। डेंसिटी है, उसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं होता। इनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ मिकदार बताई जाती है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं। और कुछ वेक्टर क्वांटिटीज़ जो है वो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, जैसा कि कुछ वेक्टर क्वांटिटीज़ जो हैं वो उनमें आ जाती हैं फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, टॉर्क। फोर्स यानी कि ज़ोर, जब भी हम ज़ोर लगाते हैं तो किसी न किसी तरफ में लगाते हैं, किसी न किसी डायरेक्शन में लगाते हैं, किसी न किसी सिमत में लगाते हैं। फोर्स कभी भी किसी डायरेक्शन के बगैर नहीं लग सकता। एक्सेलरेशन, तेज़ी, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। मोमेंटम और टॉर्क हम आगे चल के पढ़ते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यहाँ पर उन्हीं वेक्टर को हमने थोड़ा सा आगे डिफाइन किया है। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन मतलब वेक्टर को रिप्रेजेंट मतलब जाहिर कैसे किया जाता है, हमें कैसे पता चले कि वेक्टर इस तरह से लिखा जाता है। तो वेक्टर को हम कुछ इस तरह से करते हैं कि हम एक लाइन लगाते हैं सीधी सी और उसके आगे हेड एरो दे देते हैं। यानी जैसे कि आप एग्जांपल के अंदर देख सकते हैं कि एक लाइन लगी हुई है, उसके आगे एरो लिखा हुआ है, लाइन के नीचे लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड, यानी कि वो लाइन सेगमेंट जो है इसका, लाइन हमें उसका मैग्नीट्यूड बताती है, मिकदार के इतनी बड़ी है। जितनी बड़ी लाइन होगी मैग्नीट्यूड उसका उतना बड़ा, जितनी छोटी लाइन मैग्नीट्यूड मिकदार उस वेक्टर में उतनी कम होगी। और एरो जो आगे दिया हुआ है ना, ये उसका डायरेक्शन बताता है कि इस तरफ है। अब देखते हैं नीचे जो है वो आप देख सकते हैं वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, तीनों की लाइन आप देखेंगे तो लाइन जो है वो अलग अलग है। सबसे पहले वाले की लाइन छोटी है 5 मीटर, बी की थोड़ी और बड़ी है 5 वाले से तो वो हो गई 7, फिर सी की थोड़ी और बड़ी है तो वो हो गई 9 मीटर। यानी कि जितनी बड़ी लाइन होगी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना बड़ा समझा जाता है और एरो हेड उसका डायरेक्शन दिया जाता है। एक तो हम इसी तरह से वेक्टर्स को डिनोट करते हैं। अब और भी तरीके हैं लेकिन वो आपको यहाँ पर नहीं बताए जाते, वो आपको हम आगे चल के बताएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मेरे ख्याल से एक क्वेश्चंस ऑफ मोशन है वो यहाँ पर आपके सामने वीडियो के अंदर सॉल्व करते जाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। होप आपको ये लेक्चर जो आपके आज के टॉपिक थे वो समझ आ गए होंगे।
और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को बताएं कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। जितनी आपकी सपोर्ट होगी हम उतना आगे हार्ड वर्क करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।